नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चलते चलते हम देश के सेमीफाइनल के अंतिम राउंड में, अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। 7 मार्च को 7वां राउंड होने जा रहा है, लास्ट राउंड। और ये लास्ट राउंड क्राइसिस राउंड है बीजेपी के, सबसे मुश्किल चरण है, जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट सबसे कम है। और संयोग देखिए, विकेट पर बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी है। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहे हैं, दबाव में दिख रहे हैं। और अक्सर जब वो दबाव में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर उन पर होता है, तो या तो फिर वो कोई इमोशनल कार्ड खेलते हैं, और या अक्सर वो सियासत की लकीर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक इमोशनल कार्ड की बात है, इस बार मोदी जी ने एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेला नमक के ऊपर। कुछ चरण पहले मोदी जी ने कहा था कि नमक जिन्होंने खाया है, मुझे उम्मीद है वो वोट करेंगे। नमक का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया, उनको यह एहसास हुआ गलत बात कह गए, क्योंकि इसकी बड़ी प्रतिक्रिया थी उन लोगों में जो आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। नमक के बदले वोट, हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस चीज को एहसास किया मोदी ने, और मोदी ने आज की रैली में उन्होंने कहा मंच से कि नमक आपने नहीं, मैंने खाया है। और आंखें भी उनकी थोड़ी नम हुई, इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। तो एक तरफ तो मोदी जी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं कि मैंने आपका नमक खाया है, और दूसरी तरफ वो इस डेस्परेशन में, ये जो क्राइसिस राउंड है, ये जो मुश्किल चरण है, जहां बीजेपी कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वहां हताशा में कह लीजिए या डेस्परेट होकर मोदी जी सियासत की लकीर बड़ी करना चाहते हैं। और इस लकीर को बड़ी करने के चक्कर में वो यूक्रेन को बनारस ले आए। उस युद्ध की याद उन्होंने बनारस को दिखाई, बताई, जब जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे और बड़ी देर से उनको वहां से रेस्क्यू करके लाए, तो उन बच्चों को उन्होंने बनारस में ही बुला लिया। 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। तो ये बहुत स्वाभाविक है, अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। अब इन बच्चों से मुलाकात के जरिए मोदी जी जो भी संदेश वोटर्स को देना चाह रहे हों बनारस के इर्द गिर्द, वो मोदी जी जानते होंगे। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो ऐसे युद्ध के क्षण में, एक ऐसे मुश्किल वक्त में, दौर में, इन बच्चों को एयरपोर्ट पे बुलाना, उनको घंटों इंतज़ार कराना, फिर मोदी जी का आना, फिर उसको टेलीकास्ट करना चुनाव की बेला पर, मुझे लगता है कि कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद इस स्तर पे ना जाता। बहरहाल ये लक्षण दरअसल जो हैं दोस्तों, ये एक प्रेशर के लक्षण है, ये दबाव के लक्षण है। ये जाहिर कर रहे हैं कि मोदी जी इस वक्त दबाव में हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सेमीफाइनल अगर हाथ से मोदी के निकल गया तो देश में कई राज्य निकल सकते हैं। और राज्य ही नहीं निकलेंगे, देश की जो केंद्रीय राजनीति है, जो सियासत है दिल्ली दरबार की, वो भी मोदी जी को परेशान करेगी 2024 तक। और इसलिए इस डेस्परेशन में, इस बेचैनी में, वो किसी भी कीमत पर इस अंतिम राउंड को जीतना चाहते हैं। लेकिन ये राउंड इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहां बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट है बहुत कम है।
मैं विस्तार से आज बताने जा रहा हूं कि आखिर वो क्या वजह है, वो क्या कारण है कि मोदी के लिए इस राउंड को स्वीप करना नामुमकिन है। नोट करिएगा, 10 मार्च को आप देख सकते हैं इस राउंड को स्वीप करना, ये जो 54 सीटें हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी इन 54 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन अपनी लहर में भी नहीं कर पाए 2017 में। और इसीलिए दोस्तों, मैं आज आपको 5 कारण बताने जा रहा हूं। कारण 10 हैं, लेकिन वो 5 कारण जिसकी वजह से मोदी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा दबाव में दिख रहे हैं। अब दोस्तों सीधे आते हैं कि सबसे बड़ा दबाव किस कारण से मोदी जी पर इस वक्त है। एक तो बीजेपी का रथ मझधार में फंसा हुआ है, और अगर जीत की तरफ बढ़ना है, नदी पार करनी है, ट्रॉफी लेनी है किनारे पर आकर, तो इस लास्ट राउंड में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लेकिन हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड है, जो तथ्य, वो बताते हैं कि बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन 7वें राउंड में ही रहा। उसकी वजह पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार 2017 में मोदी जी की अगुवाई में, नेतृत्व में, जब मोदी जी की लहर चल रही थी, बनारस बेल्ट में 54 में से सिर्फ 29 सीटें मिली थी बीजेपी को, जबकि गोरखपुर में बीजेपी को 57 में से 46 सीटें मिली, यानी 80%, 80% स्ट्राइक रेट गोरखपुर में था, और बनारस में वो स्ट्राइक रेट 80 से घटकर 53% पर आ गया। इतना फर्क। अब इसको कैसे वो ऊपर ले जाएंगे, राम जाने, वो मोदी जी को फैसला करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस बार जब एंटी इनकम्बेंसी, जब सत्ता विरोधी लहर है, तो मोदी जी पर जो दबाव है वो दोहरा है, इस बेल्ट में खासकर। एक और कारण कि मोदी जी आखिर प्रेशर में क्यों हैं, वो कारण है जातीय समीकरण। दोस्तों, बनारस की जो सीटें हैं वो तो मोदी जी जीत लेते हैं। बनारस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, ज़िले की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप बनारस के ज़िले के बाहर निकलेंगे, आप मऊ की तरफ बढ़ेंगे, गाज़ीपुर की तरफ बढ़ेंगे, आज़मगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, जौनपुर की तरफ बढ़ेंगे, इन इलाकों में जो जातीय समीकरण हैं, जो वहाँ पर ओबीसी का कॉम्बिनेशन है, जो मुस्लिम्स हैं, जो यादव हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन, दलित से लेकर ओबीसी, आप सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ये बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती। और आपको यकीन नहीं होगा कि मोदी लहर में भी आज़मगढ़ में 10 सीटें हैं, 10, बीजेपी को सिर्फ 1 मिली थी। लहर में मोदी जी ने आज़मगढ़ में सिर्फ 1 सीट जीती थी। और अगर आप देखें, जौनपुर सटा हुआ है बनारस से, 9 में से 4 सीटें जीती लहर में। याद रखिएगा, लहर में, जब बीजेपी ने 300 पार किया था आंकड़ा। गाज़ीपुर में 7 में बीजेपी के पास 3 सीटें। तो मोदी जी पे ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो कैंप कर रहे हैं बनारस। और पिछले 1.5 महीने में कम से कम नहीं तो उन्होंने 10 से 15 रैलियां सिर्फ इसी बेल्ट में की हैं। बार बार मोदी आ रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, रुक रहे हैं। इस बार तो 26 घंटे तक उनका रथ चलेगा रोड शो में। ये सारा जो उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं जो कोशिश है, वो कोशिश यही है कि बनारस के बाहर वो अच्छा परफॉर्मेंस करें, और 10 मार्च को जब रिपोर्ट कार्ड सामने रखा जाए तो कम से कम मोदी की परफॉर्मेंस योगी से बेहतर होनी चाहिए। एक ये भी मैसेज वो देना चाहते हैं। लेकिन अगर बनारस डूबता है, उनके हाथ से ये बेल्ट पिछली बार की तरह निकलती जिसके चांसेस हैं, तो ये एक गलत संदेश पार्टी काडर में जाएगा। दोस्तों, तीसरा कारण, थर्ड रीज़न, कि आखिर मुश्किल विकेट पर मोदी जी क्यों हैं, क्यों परेशानी में है, क्यों प्रेशर है। उसकी एक वजह यह है कि बिना ओबीसी पार्टनर्स के, अगर कुर्मियों का नेता आपके साथ नहीं है, निषादों का नेता आपके साथ नहीं है, राजभर का नेता आपके साथ नहीं है, तो इस ओबीसी पट्टी पर, इस ओबीसी विकेट पर आप खेल नहीं सकते, टिक नहीं सकते। अब पिछली बार मोदी जी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे, एसबी-एसपी पार्टी से। राजभर नाराज़ हुए और आप कह सकते हैं कि बीच सरकार में वो नाराज़ होकर बाहर आ गए सरकार से और साइकिल पर बैठ गए।
और राजभर जो पिछली बार बीजेपी की झोली में कई उन्होंने सीटें डाली थीं, कई उन्होंने सीट डाली थी, वो बैटिंग कर रहे हैं अखिलेश के लिए। तो एक पुराना मजबूत साथी मोदी जी के गाड़ी से उतर गया है। दूसरा कारण इसी में, दूसरा कारण यह है कि अपना दल, अनुप्रिया पटेल काफ़ी प्रिय रहीं वो मोदी जी के, और उन्होंने, मोदी जी ने मंत्री भी 2 बार बनाया उनको। दिक्कत ये हो गई कि अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल जी की जो बेटी हैं और कुर्मियों में बड़ा सम्मान है, बड़ी इज्जत है उनके माता पिता की, उनकी माता से लड़ाई हो गई। और उनकी माता राजमाता कृष्णा पटेल, बड़ा सम्मान है अपनी बिरादरी में कुर्मियों की। अपना दल ही टूट गया, यानी मोदी जी का जो पुराना साथी था अपना दल, वो टूट गया और एक बड़ा टुकड़ा उसका माता जी के साथ, राजमाता जी के साथ, अखिलेश के साथ चला गया। और कहने वाले कह रहे हैं कि इस बार जो पल्ला है वो राजमाता का भारी है, बेटी सिर्फ औपचारिकता के लिए लड़ रही है। और ये मोदी जी के लिए एक और झटका है। तीसरी बात, मोदी जी ने किसी तरह से ओबीसी पार्टनर के तौर पे जब राजभर निकल गए, अपना दल टूट गया, तो अमित शाह पर दबाव डाला और अमित शाह ने बड़ी कोशिश करके संजय निषाद को अपने साथ लिया, मनाया, बहलाया, अपने साथ लेकर आए। और निषाद पार्टी आज की तारीख में बीजेपी की प्रबल साथी है पूर्वांचल में, गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक। और ये भी सच है कि निषादों का वोट यहां पर भरपूर है, बोनस है, जैकपॉट के तौर पर है। लेकिन यहां भी मोदी जी का दुर्भाग्य देखिए कि वो संजय निषाद, उनकी लड़ाई, पुरानी अदावत, पुरानी जंग योगी के साथ है। योगी और संजय निषाद अगल बगल नहीं बैठ सकते, एक दूसरे की आंख में नहीं देख सकते। और इसका एक बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को लग रहा है। तो दोस्तों, ये एक कारण मैंने आपको बताया कि जो साथी थे या तो टूट गए या छोड़ के चले गए, और जो हैं उनसे योगी जी की बनती नहीं। चौथा कारण, मोदी जी मुश्किल विकेट पर क्यों है। देखिए, इस पूरे चुनाव में मोदी जी ने जो नैरेटिव सेट किया, वो नैरेटिव था कि योगी जी जो हैं ये बुलडोज़र मुख्यमंत्री हैं, ये बुलडोज़र चला देते हैं, माफियाओं की रीढ़ तोड़ देते हैं, अपराधियों को सूली पे चढ़ा देते हैं, और इनकी वजह से, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं एग्रेसिव क्राइम के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, महिलाएं सुरक्षित हैं, लोगों में एक चैन है, राहत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफिया भगा दिया है योगी सरकार ने, मोदी जी के आशीर्वाद के चलते। अब हकीकत जान लीजिए बनारस की। बनारस में अगर मोदी जी माफिया की बात करते हैं तो हो सकता है गोदी मीडिया दिखाएगी, लेकिन जो सच्चाई जानता है वो सिर्फ मोदी जी की बात पर मुस्कुराएगा, हंसेगा, फप्ती कसेगा। वो सबसे बड़ा झूठ इसलिए होगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह, वो मोदी जी के बनारस में स्थापित है। और कहने वाले कहते हैं कि ब्रजेश सिंह जो मुख्तार अंसारी का जानी दुश्मन है और कभी दाऊद इब्राहिम के लिए उसने काम किया, कई हत्याओं को अंजाम दिया, वो आज बीजेपी का सबसे मजबूत साथी है। और यही नहीं, ब्रजेश सिंह ही नहीं, ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। सारे बड़े पुलिस अधिकारी ब्रजेश सिंह से मिलने जाते हैं, और ये सारा कुछ बनारस के सांसद की नाक के नीचे होता है। सांसद कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बात सिर्फ बनारस की नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बनारस के बगल में मिर्जापुर है, और यहां विनीत सिंह, सबसे बड़े माफिया जिनकी तूती बोलती है, ये भी बीजेपी के माफिया अभियान पर एक कलंक है। और कलंक बगल में जौनपुर में भी है, धनंजय सिंह, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम है, लेकिन कभी वो क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं, कभी वो मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। मोदी जी दिल पर हाथ रख के बनारस की धरती पर, काशी की धरती पर, गंगा के किनारे जल लेके माफिया पर वाकई कुछ नहीं कह सकते, और अगर वो कह रहे हैं तो योगी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये चंद तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें देखिए।
ये तस्वीरें हैं जापान के शहर क्योटो की। ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक शहर है, कल्चर्ड टाउन है, कल्चर और संस्कृति का प्रतीक है। मोदी जी जब जापान से लौटे तो उन्होंने ऐलान किया बनारस में आकर कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा 5 साल के अंदर। सच ये है कि 8 साल बीत चुके हैं और यही 5वीं बड़ी मुश्किल है। 5वां कारण मोदी जी क्यों प्रेशर में है, क्योंकि जब वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो कहीं बाढ़ का पानी अभी तक रुका हुआ है, कहीं सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं, और जहां बिस्मिल्लाह खां साहब रहते थे, एक अजीम शख्सियत बनारस की, जैसे पंडित रविशंकर थे वैसे ही बिस्मिल्लाह खां, उनकी गली में कोई घुस नहीं सकता दोस्तों। इतनी बदहाली। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने आज कोशिश करी अपने रिपोर्टर से कहा बनारस में, और मेरे पास कम से कम 25 इंटरव्यूज़ हैं। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये 2-3 बनारस के रहने वाले लोगों का ये बात सुन लें। विकास की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। क्या पानी क्या बोल रही हैं आप? यार पानी हम लोगों का बहुत गंदा आ रहा है। जल निगम से आता था वो भी बहुत गंदा आ रहा है, पीने वाला है ही नहीं। दिखाइए। ये सब देखिए सर, बहुत गंदा पीने वाला नहीं, नहाने वाला नहीं, पीने वाला तो बात छोड़िए। तो आप लोग ने कंप्लेन नहीं किया कि पानी साफ नहीं आता? सर बार बार तो हम लोग, जब हम लोगों का घर ही नहीं मिल रहा तो ये पानी क्या मिलेगा? कब से ऐसा मोदी पानी? जी का क्षेत्र है, ये पानी है मोदी जी का। देखिए मोदी का संसदीय क्षेत्र, ये पानी है मोदी जी का। मोदी को पूर्ण बहुमत से सरकार मिली थी, उनको सही काम करना चाहिए था। अगर सही काम करते तो इस समय जनता इतनी बौखलाती नहीं बनारस की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एकदम पागल हो चुकी है। हम लोग तो देखिए सर परिवर्तन चाहते हैं। इस सरकार एकदम मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग एकदम बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखकर कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या मतलब है ऐसे सरकार का? आप क्या रोजगार करते हैं, क्या व्यापार है आपका? हम लोग खेती करते हैं। क्या समस्या है आपको? समस्या वही है, पशुओं से समस्या है जो है कि खाद की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो है खाद भी जो है कि बहुत किल्लत से मिल जाती है। अब दोस्तों ये बनारस के DLW का गेस्ट हाउस है और यही इस वक्त देश की राजधानी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बादशाह है वो यहीं रह रहा है। बनारस में चुनाव कराना है, 54 सीटों में से 80% सीटें उन्हें जीतनी हैं, ये उनका टारगेट है। लेकिन पूरा कैसे हो, मैंने आपको कहानी बता दी। अब इसलिए जितने भी मोदी जी की फौज है, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे वो संघ के नेता हों, असंख्य नेता, वो सब के सब जुट गए हैं। रोड शो किए जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी कोशिश दरअसल इन 54 सीटों के लिए नहीं है। मेरी आज एक बीजेपी के एक बड़े नेता से वहाँ बात हो रही थी बनारस, और मैंने उनसे पूछा कि आखिर फोकस अब मोदी जी का क्या है। तो फोकस ये है कि बनारस की जो 8 सीटें हैं वो मोदी जी जीत जाएं, और बनारस के चारों ओर जो आप कह सकते हैं सबर्ब्स कह लीजिए, या उससे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे चंदौली है, जिस तरह से आप कह सकते हैं भदोई है या मिर्ज़ापुर है, यहाँ की कुछ सीटें उनके पास आ जाएं। ये उनकी कोशिश है। और अगर ऊपर वाले की कृपा रही, काशी की कृपा रही, तो अगर कुछ सीटें उनको गाज़ीपुर में मिल जाएं, या फिर मऊ में मिल जाएं, या फिर जौनपुर में मिल जाएं, या सोनभद्र में मिल जाएं, मुझे लगता है कि ये फैसला तो लोगों को लेना है। वो जनता जो इस वक्त जज है, और जिस जज को प्रभावित करने में मोदी जी इस बार अब तक नाकाम रहे। अब दोस्तों मोदी जी के लिए मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट, इस देश का नया विक्रमादित्य, या कुछ लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो किस तरह से इन मुश्किलों से निकलते हैं, और क्या वो 54 सीटों में 80% स्ट्राइक रेट मेंटेन कर पाएंगे, जो वो 2017 में भी नहीं कर पाए थे। क्या 2017 जब उनकी लहर चल रही थी उससे ऊंची छलांग वो लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि उनके साथ अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ये जो टीम है, और उसके पीछे संघ के जो बड़े 3 अधिकारी हैं,
वो जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं या मोदी जी खुद फैसला कर रहे हैं, इसके नतीजे क्या आते हैं, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड क्या होता है। मैं ज़रूर उस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करता, लेकिन दिन दोस्तों इतने कम बचे हैं, 7 तारीख और उसके बाद 10 तारीख। मुझे लगता है ये फ़ैसला हमें मशीनों पर छोड़ना चाहिए, उन लोगों पर छोड़ना चाहिए जिन्होंने वोट दिया है और बड़ी संख्या में दिया है। नतीजे आने वाले हैं और इस बीच मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अगला राउंड अप कि कौन कहाँ आगे है पीछे है, और इस 7वें राउंड में, ये जो लास्ट राउंड है, इस स्लॉग ओवर में किस तरह का क्षेत्र रक्षण, दोनों तरफ से फील्डिंग है, किस तरह के उम्मीदवार हैं, उस पर मैं आपको जल्द ही एक बहुत ही एक बढ़िया वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, आपके सामने हाजिर करूंगा। तब तक ले मुझे इजाज़त दीजिए। बस जाते जाते यही कि कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें, इस तरह की वीडियोस आपको टीवी में नहीं देखने को मिलेंगे, अखबारों में इस तरह के आपको लेख नहीं मिलेंगे। इस दौर में वैसे भी इस तरह की आवाज़ें दबाई जाती हैं। तो बस एक गुजारिश कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि इस आवाज़ को आप शेयर करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।